हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग जीआईसी के जो हमारे क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसके पहले हमने इसके 3 पार्ट और क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। और ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जीआईसी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है। और सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि डेली की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम अपने आज के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी प्राथमिक समूह के संबंध में सही है? कंधे से कंधा का संबंध, हम की भावना, सादृश्य हित, सामान्य हित। तो इसका कूट में जवाब देना है। इसमें पूछा है प्राथमिक समूह के संबंध में सही है, यानी प्राथमिक समूह की कौन सी विशेषताएं हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1, 2 और 3। कंधे से कंधा का संबंध, हम की भावना, सादृश्य हित। देखिए, सबसे पहले जो प्राथमिक समूह की अवधारणा है इसको दिया किसने था? तो प्राथमिक समूह की जो अवधारणा है इसको चार्ल्स कूले ने दिया था। इनकी एक पुस्तक थी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1909 में आई थी। इसी में इन्होंने सबसे पहले प्राथमिक समूह की अवधारणा को दिया था। और जो कूले ने मतलब उन समूहों को प्राथमिक समूह कहा था जो एक दूसरे से प्रत्यक्ष संपर्क तथा आमने सामने के घनिष्ठ संबंधों द्वारा संबंधित होते हैं। यानी जो लोग आमने सामने के संबंधों द्वारा, घनिष्ठ संबंधों द्वारा संबंधित होते हैं और जो प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं, ऐसे लोगों को कूले ने प्राथमिक समूह बोला था। और इसी आधार पे कूले ने प्राथमिक समूह किसको कहा था? इन्होंने परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह, इन सबको क्या कहा था? प्राथमिक समूह कहा था। इन्होंने कहा था प्राथमिक समूह स्थायी होता है, लघु होता है, मतलब छोटा होता है, घनिष्ठ होता है, उसमें घनिष्ठता का भाव पाया जाता है, अपनत्व की भावना होती है। तो ये सारे के सारे इसकी विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संदर्भ समूह व्यवहार का मुख्य आधार कौन सा है? संदर्भ समूह, तो इस देखिए, वंचन, तुलना, सापेक्ष वंचन, विचलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सापेक्ष वंचन। तो देखिए, संदर्भ समूह का व्यवहार का मुख्य आधार कौन होता है? सापेक्ष वंचन होता है। सापेक्ष वंचन का मतलब क्या है कि जब हम किसी व्यक्ति की तुलना में अपने आप को वंचन महसूस करते हैं, यानी कमी महसूस करते हैं, तो अगला व्यक्ति क्या हो जाता है? हमारा संदर्भ हो जाता है। और देखिए, संदर्भ समूह की जो ये अवधारणा है, इस शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किया था हर्बर्ट हाइमेन ने। इनका एक लेख था, लेख का नाम था इनके द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, जो कि 1942 में आई थी। इसमें इन्होंने संदर्भ समूह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसके बाद आर.के. मर्टन ने किया था और एक सैमुअल स्टाउफर थे, इन्होंने किया था। तो सबसे पहले पूछे तो हर्बर्ट हाइमेन ने किया था, उसके बाद मर्टन का नाम आता है। मर्टन ने संदर्भ समूह की अवधारणा दी थी। तो देखिए, जो संदर्भ समूह होता है ये सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, आंशिक भी हो सकता है और कल्पनात्मक भी हो सकता है। यानी हम जैसे किसी व्यक्ति को मतलब देख रहे हैं कि उस व्यक्ति के जो विचार हैं, उसका जो रहन सहन है, तो उस चीज़ को अगर हम देख के उसकी तरह बनना चाहते हैं तो वो हमारा सकारात्मक संदर्भ समूह हो जाएगा। और नकारात्मक संदर्भ समूह यानी हम किसी व्यक्ति की जो भी उसकी विशेषताएं हैं या फिर कमियां हैं उसको हम देखते हैं, लेकिन हम मतलब उसकी तरह नहीं बनना चाहते हैं, उसको ध्यान उस पर देते हैं लेकिन उसकी तरह नहीं बनना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं नकारात्मक संदर्भ समूह हो जाता है। और हमारा जो आंशिक संदर्भ समूह होता है ये होता है हमारा मतलब किसी व्यक्ति के हम कुछ अंशों से प्रभावित होते हैं, यानी उसकी जो कुछ विशेषताएं हैं वो हम सिर्फ उससे प्रभावित होते हैं और बाकी के जो उसकी जो भी विशेषताएं होती हैं उससे हम प्रभावित नहीं होते हैं। तो जब हम कुछ अंशों में किसी चीज़ से प्रभावित होते हैं तो वो हमारा आंशिक संदर्भ समूह हो जाता है। और जो हमारा काल्पनिक संदर्भ समूह होता है ये होता है कि मतलब जो चीज़ है नहीं और हम उसकी कल्पना करते हैं कि ऐसा होगा, तो वो क्या होता है? हमारा काल्पनिक संदर्भ समूह होता है। जैसे देखिए, कार्ल मार्क्स ने वर्ग विहीन समाज की कल्पना की थी, तो ये क्या था? ये कार्ल मार्क्स का काल्पनिक संदर्भ समूह था। और काल्पनिक संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दिया था? ये इसकी बात किया था क्लाइनबर्ग ने, इनका नाम था क्लाइनबर्ग। इन्होंने काल्पनिक संदर्भ समूह की बात की थी।
और देखिए आर.के. मार्टन ने जो अपना मतलब संदर्भ समूह की अवधारणा दी थी, तो इनकी पुस्तक थी सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। इस पुस्तक में इन्होंने अपने संदर्भ समूह की अवधारणा को दिया था। इन्होंने संदर्भ समूह को सापेक्षिकहीनता या वंचना बताया था, यानी मतलब सापेक्षिकहीनता या वंचना के कारण बनता है। तो कुल मिलाकर के संदर्भ समूह व्यवहार का मुख्य आधार कौन सा होता है? सापेक्ष वंचना होता है। यानी जब हम किसी की तुलना में अपने आप को वंचन महसूस करते हैं, मतलब हमें ऐसा लगता है कि वो इंसान उसके पास इतना सब कुछ है, मेरे पास नहीं है, तो कमी महसूस करते हैं, तो वो क्या होता है, उस व्यक्ति को हम अपना संदर्भ समूह मान लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मैक्स वेबर, लुई डूमा, किंग्सले डेविस, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किंग्सले डेविस। तो देखिए सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किंग्सले डेविस एवं मूर ने किया था। और इस सिद्धांत के अनुसार जो मतलब सामाजिक स्तरीकरण होता है, ये समाज की ज़रूरतों की उपज है। मतलब कहीं ना कहीं ये सामाजिक स्तरीकरण समाज के लिए ज़रूरी है, इनका ये कहना था। और सामाजिक स्तरीकरण जो होता है ये समाज की आवश्यकता है, ना कि व्यक्तियों की। तो इनका कहना था कि समाज में सामाजिक स्तरीकरण होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए जो सामाजिक स्तरीकरण है, सामाजिक स्तरीकरण होता क्या है? तो देखिए जो सामाजिक विभेदीकरण होता है, यानी जैसे धर्म, जाति, वर्ग, संस्कृति, इन सब आधारों पे जो लोग बटे हुए होते हैं, तो उनमें सामाजिक विभेदीकरण होता है। और जब इस सामाजिक विभेदीकरण में उच्चता या निम्नता का भाव जुड़ जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। यानी उसमें उच्चता और निम्नता का भाव जुड़ जाता है। और जो ये स्तरीकरण शब्द है, ये समाजशास्त्र में कहाँ से आया था? तो ये स्तरीकरण शब्द आया था समाजशास्त्र में भूगर्भशास्त्र से, यानी जियोलॉजी से लिया गया था। और इसका प्रयोग सबसे पहले एक मानव शास्त्री थे, उन्होंने किया था। उनका नाम था बर्जेल। इन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था स्तरीकरण शब्द का 1925 में। और ये सामाजिक स्तरीकरण के जो हमारे प्रकार्यात्मक सिद्धांत वेत्ता हैं, जैसे किंग्सले डेविस हैं और विल्बर्ट मूर हैं, तो इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समाज में असमानता एवं स्तरीकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कौन कहता है? ये जो प्रकारवादी हैं ये कहते हैं। और इनकी एक पुस्तक थी किंग्सले डेविस की, इसमें इन्होंने सामाजिक स्तरीकरण का अपना प्रकारात्मक सिद्धांत दिया था। इनकी पुस्तक का नाम था वो क्या कहते हैं, सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, जो कि आई थी 1945 में, सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। इसी पुस्तक में इन्होंने, किंग्सले डेविस ने और मूर ने, सामाजिक स्तरीकरण का अपना प्रकार्यवादी सिद्धांत दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने वर्ग, परिस्थिति एवं शक्ति को समाजीकरण का मुख्य आधार माना? वर्ग, परिस्थिति और शक्ति। कार्ल मार्क्स, वी पेरेटो, मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वेबर। देखिए सामाजिक स्तरीकरण का मुख्य आधार मैक्स वेबर ने वर्ग, परिस्थिति एवं शक्ति को माना था। यानी उन्होंने कहा था कि जो समाज में स्तरीकरण होता है, उच्चता एवं निम्नता की जो भावना होती है, वो किस कारण होता है? वर्ग, परिस्थिति और शक्ति, यानी क्लास, स्टेटस और पावर। और इसी आधार पर मैक्स वेबर ने सामाजिक स्तरीकरण का अपना ये त्रिस्तरीय मॉडल प्रस्तुत किया था। और सामाजिक स्तरीकरण के इन्होंने यही 3 आधार बताए थे। आर्थिक मतलब वर्ग में इन्होंने बताया था कि आर्थिक आधार होता है, और शक्ति जो होता है वो राजनीतिक आधार होता है स्तरीकरण का, और जो हमारा परिस्थिति होता है ये हमारा सामाजिक आधार होता है। तो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक आधार के ऊपर ये बात करते हैं सामाजिक स्तरीकरण की। तो कुल मिलाकर वेबर कहते हैं कि संपत्ति से वर्ग भेद उत्पन्न होता है, परिस्थिति, समूह व दल के आधार पर स्तरीकरण होता है। तो मैक्स वेबर ने कहा कि कुल मिला के समाज में किसी व्यक्ति का स्टेटस कैसा है, उसके पास पावर कैसी है, या फिर उसका क्लास कैसा है, यही क्या डिसाइड करता है? हमारा सामाजिक स्तरीकरण। मतलब इसी के आधार पर उस व्यक्ति का डिसाइड होता है कि वो समाज में उसका स्टेटस क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का परंपरात्मक आधार रहा है? भारतीय समाज में संपत्ति, जाति, वर्ग, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जाति। तो देखिए भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का जो परंपरागत यानी पुराना जो आधार था वो जाति था। यानी जाति के आधार पर लोगों का स्तरीकरण होता था
कि कौन सी जाति ऊंची है, कौन सी जाति नीची है, इस आधार पे। क्योंकि जाति जो है ये जन्म से प्राप्त होता था, तो जाति के आधार पे ऊंची और मतलब उच्च और निम्न श्रेणी में जो जाति थे वो बटे हुए थे, और उनमें पवित्रता अपवित्रता की भावना जो है वो जुड़ी हुई थी, और उसी के आधार पे इनका सामाजिक स्तरीकरण जो है वो बटा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है और सामाजिक स्तरीकरण का नहीं। सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है लेकिन सामाजिक स्तरीकरण का नहीं। वर्ग, लिंग, जाति और शक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिंग। तो देखिए लिंग हमारा क्या है, ये सामाजिक विभेदीकरण है, यानी लिंग के आधार पे लोग भेद करते हैं कि मतलब ये लड़का है, ये लड़की है। लेकिन हमारा जो सामाजिक स्तरीकरण है, मतलब ये लड़का है, ये लड़की है, ये सिर्फ एक भेद हो गया। इसमें कोई ऊंच और नीच की भावना न, उच्चता और निम्नता की भावना नहीं है कि हाँ ये लड़का है तो ये उच्च है, या लड़की है तो निम्न है। तो जहाँ पे सामाजिक विभेदीकरण में उच्चता एवं निम्नता का भाव जुड़ जाता है तो वो हमारा सामाजिक स्तरीकरण हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा है कि सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है लेकिन सामाजिक स्तरीकरण का नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसके अलावा देखिए जो हमारा सामाजिक स्तरीकरण है इसके कौन कौन से आधार हैं, तो इसका आधार है हमारा दास प्रथा, वर्ण व्यवस्था, जाति हो गया, स्टेट हो गया, वर्ग हो गया। तो ये सारे के सारे हमारे सामाजिक स्तरीकरण के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूप दास प्रथा, जागीरें, जातियां तथा सामाजिक वर्ग किसने बताए हैं। यानी सामाजिक स्तरीकरण का जो चारों स्वरूप है इसको किसने बताया था। पार्सन्स, जॉनसन, स्मेल्सर, बाटोमोर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाटोमोर। देखिए टीवी बाटोमोर ने सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूप बताए थे, दास प्रथा, जागीरें, जातियां और सामाजिक वर्ग। तो देखिए सबसे पहला जो दास प्रथा था, दास प्रथा क्या था। दास एक ऐसा व्यक्ति होता था जिसे कानून एवं प्रथा द्वारा दूसरे की संपत्ति माना जाता था। यानी दास प्रथा जो था उसमें जो दास होता था उसको मतलब दूसरे की संपत्ति मानते थे लोग, और उससे चाहे जिस तरह का व्यवहार करते थे। उन्हें इंसान न मान करके क्या माना जाता था, संपत्ति माना जाता था, और उनसे बहुत ज़्यादा मतलब कठोर काम लिया जाता था। और जो हमारा इसके बाद जो जागीरें होती थी, वो देखिए जागीरें जो होती थी ये मध्य युग यूरोप में होती थी। इस प्रथा को कानून द्वारा मान्यता प्राप्त थी। जो जागीर प्रथा है इसे कानून द्वारा मान्यता प्राप्त थी, और इसमें 3 वर्ग होते थे। पहला पादरी होता था, दूसरा सरदार होता था, और तीसरा होते थे सामान्य लोग। तो इसमें जो पादरी होता था उसको सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता था, जो सरदार होता था वो क्या करता था, सभी की रक्षा करता था, और जो सामान्य जन होता था वो क्या करते थे, वो सेवा करते थे। और तीसरा हमारा जाति होता था, यानी जाति के आधार पे उच्चता और निम्नता की जो श्रेणी बटी हुई थी तो वो हमारा जाति प्रथा होता था। उसके बाद जो सामाजिक वर्ग होता था, तो वर्ग व्यवस्था में मतलब एक जैसी परिस्थिति होती थी, जिन व्यक्तियों का एक जैसी परिस्थिति होती थी वो एक वर्ग माने जाते थे। तो ये चारों के चारों जो स्वरूप हैं ये परंपरागत समाज के हैं, आधुनिक समाज के नहीं हैं, और इसे टीबी बाटोमोर ने 4 स्वरूप इसके बताए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक स्तरीकरण को समाज की प्रकार्यात्मक आवश्यकता माना है। समाज की प्रकार्यात्मक आवश्यकता किसने माना है, वेबर एवं डेरेंडार, बेंडिक्स एवं लिपसेट, मार्क्स एवं ट्यूमेन, डेविस एवं मूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेविस एवं मूर। तो देखिए डेविस एवं मूर ये प्रकार्यात्मक थे, यानी ये सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या प्रकार्यात्मक आधार पर करते थे, और ये इनका कहना था कि समाज में सामाजिक स्तरीकरण बहुत ज़्यादा जरूरी है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो इसलिए प्रकार्यात्मक आवश्यकता को ये बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, और इनका कहना था कि जो समाज है यानी जो सामाजिक स्तरीकरण है ये समाज की ज़रूरत है, न कि व्यक्तियों की ज़रूरत है। तो समाज में सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सामाजिक स्तरीकरण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कौन कहता था, प्रकारवादी। और हमारे सामाजिक स्तरीकरण के कौन कौन से प्रकारवादी थे, मतलब जो मानते थे कि समाज में सामाजिक स्तरीकरण होना चाहिए, तो टालकट, पार्सन्स थे और डेविस एवं मूर, इन तीनों का नाम मेन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सामाजिक स्तरीकरण की मूलभूत व्यवस्था से संबंधित सही शब्दों से समूह का चयन कीजिए। यानी सामाजिक स्तरीकरण की जो मूलभूत व्यवस्था थी, जो स्वरूप थे उसके 4, तो इसका देखिए, जाति, वर्ग, वर्ण समूह, दास प्रथा, जागीर, जाति वर्ग, गुलामी, बुर्जुआ, पूंजीपति, श्रमिक, दास प्रथा, धनिक, गरीब, जाति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दास प्रथा, जागीर, जाति वर्ग। देखिए कोई भी क्वेश्चन को हम इतना ज़्यादा डिस्कस इसलिए कर रहे हैं ताकि जो भी कॉन्सेप्ट है साथ में क्लियर होता चला जाए क्वेश्चन के माध्यम से।
ताकि जो भी हम थोड़ा भूल जाते हैं वो हमें जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो वो सारी की सारी चीज़ें हमें याद आ जाएंगी। तो दास प्रथा, जागीरें और जाति और वर्ग, ये सारे हमारे क्या हैं, ये सामाजिक स्त्रीकरण की मूलभूत व्यवस्था है जो कि परंपरागत समाज में पाई जाती थी। और इसका उल्लेख किसने किया था? टी.बी. बाटो-मोर ने किया था। तो इन चारों के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संसार की संस्कृतियों पर विचार करने से पता चलता है कि कोई भी समाज वर्ग विहीन नहीं है, अर्थात अस्तरीकृत। इस कथन के लेखक का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किंग्सले डेविस। संसार की संस्कृतियों पर विचार करने से पता चलता है कि कोई भी समाज वर्ग विहीन नहीं है। तो चाहे वो परंपरागत समाज रहा हो, चाहे आधुनिक समाज रहा हो, चाहे उत्तर आधुनिक समाज रहा हो, तो किसी भी समाज में जो है वर्ग विहीन समाज नहीं रहा है। मतलब कोई ना कोई वर्ग हर समाज में उत्पन्न हुए, चाहे वो मालिक और मजदूर हो या फिर दास और जो हमारे होते थे सामंत हो। तो हर क्या कहते हैं, जितने भी समाज थे सब में कोई ना कोई वर्ग जरूर था। तो किंग्सले डेविस और विल्बर मूर जो कि ये प्रकारवादी हैं, ये कहते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण का मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी समाज के लिए। तो इनका कहना था कि कोई भी ऐसा समाज नहीं था कि जिसमें कभी भी वर्ग विभाजन न रहा हो, और प्रत्येक समाज में सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता था और 2 वर्ग जरूर होते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक संरचना का घटक है? सामाजिक संरचना का घटक है आयु एवं लिंग, व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या, परिस्थिति एवं भूमिका समुच्चय, बृहद परिवारों का पुंज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परिस्थिति एवं भूमिका समुच्चय। तो सामाजिक संरचना का घटक है, यानी सामाजिक संरचना के लिए सामाजिक संरचना की जो इकाई है या जो उसके अंग है वो कौन है? परिस्थिति एवं भूमिका समुच्चय। तो देखिए, इसके आधार पर पार्सन्स कहते हैं कि सामाजिक संरचना ऐसा पद होता है जिसका प्रयोग परस्पर संबंधित संस्थाओं, संगठनों तथा सामाजिक प्रतिमानों की एक विशिष्ट व्यवस्था के साथ साथ किसी समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण की गई परिस्थितियों एवं भूमिकाओं की विशिष्ट क्रमबद्धता के लिए किया जाता है। तो पार्सन्स का कहना था कि सामाजिक संरचना जो है ये सदस्यों द्वारा ग्रहण की गई जो परिस्थितियाँ या भूमिकाएँ होती हैं उसके उसके द्वारा भी सामाजिक संरचना जो है वो बनता है। और ये सारे की सारी चीज़ें मिलकर के क्या सामाजिक संरचना को बनाए रखती हैं। देखिए, परिस्थिति जो हमारा होता है, जो हमारा स्टेटस होता है, यानी हमारा सोसाइटी में कैसा स्टेटस है। और भूमिका समुच्चय यानी जो रोल होता है, तो रोल मतलब एक रोल तो होता नहीं है, किसी व्यक्ति के बहुत सारे रोल होते हैं, तो उसका एक समुच्चय बन जाता है जिसको बोलते हैं रोल। तो इसको हम भूमिका संग्रह कहते हैं। और देखिए, भूमिका संग्रह जो ये किसने दिया हुआ था? भूमिका संग्रह की बात की थी मर्टन ने। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक दृष्टव्य। अगला क्वेश्चन देखिए, संरचनात्मक दृष्टव्यता की अवधारणा को किसने दिया? मर्टन, पार्सन्स, नाडल, सोरोकिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मर्टन। तो देखिए, संरचनात्मक दृष्टव्यता का मतलब होता है संरचनात्मक पृथकता, और इस सिद्धांत को दिया था रॉबर्ट मर्टन ने। और मर्टन कहते हैं कि संरचना एवं प्रकार का संबंध जो है वो इकाइयों द्वारा किए जाने वाले कार्यों या परिणामों से होता है, और जो प्रकार होता है, प्रकार का सामाजिक संरचना से उतना घनिष्ठ संबंध नहीं होता है जितना कि सामाजिक संगठन एवं सामाजिक व्यवस्था से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसने संरचनाकरण की अवधारणा को प्रतिपादित किया? लेवी-स्ट्रॉस, सोसरे, पार्सन्स, गिडेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गिडेंस। देखिए, ये क्वेश्चन अभी हमारे पीजीटी के एग्जाम में भी आया था, संरचनाकरण की अवधारणा। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर उसमें क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस लगाती है। संरचनावाद और संरचनाकरण में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो संरचनाकरण जो स्ट्रक्चरेशन है, ये सिद्धांत दिया था एंथनी गिडेंस ने, और जो संरचनावाद है उसको दिया था क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस ने। देखिए, एंथनी गिडेंस के अनुसार संरचनाकरण जो होता है एक सामाजिक सत्ता मीमांसात्मक सिद्धांत है जो विश्व में विद्यमान वस्तुओं के स्वरूपों की व्याख्या करता है। और यह सिद्धांत विकास के नियमों या वास्तविक रूप में क्या होता है इनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है और ना ही कोई प्रकल्पनाएं प्रस्तुत करता है, बल्कि विश्व में विद्यमान जो वस्तुएं हैं उसके स्वरूपों की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, टालकट पार्सन्स समाज को एक व्यवस्था के रूप में समझते हैं जिसकी 4 प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं होती हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि वो कौन सी हैं 4 जो प्रीरिक्विजिट्स होती हैं। पार्सन्स ने बताया हुआ था 4 प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं। तो देखिए, पहला है अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, वैचारिकी और नातेदारी, भोजन, यौन सुरक्षा,
यौन सुरक्षा एवं स्वच्छता, अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण एवं प्रतिमान बनाए रखना, शिक्षा, सामाजिकरण, सामाजिक नियंत्रण एवं धर्म। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सभी को पता है अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण एवं प्रतिमान बनाए रखना। तो टालकट पार्सन्स जो थे, इन्होंने सामाजिक व्यवस्था का जो अपना सिद्धांत दिया हुआ था, इन्होंने बताया था कि सामाजिक व्यवस्था जो है ये इसकी 4 प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं हैं, मतलब जिसके माध्यम से सामाजिक व्यवस्था जो है वो बना रह सकता है। तो इन्होंने सबसे पहला इनका जो एजिल मॉडल है, तो सबसे पहला इन्होंने बताया था अनुकूलन यानी एडॉप्टेशन। दूसरा इन्होंने बताया था लक्ष्य प्राप्ति यानी गोल। फिर उसके बाद इन्होंने तीसरा बताया था एकीकरण यानी इंटीग्रेशन। और चौथा इन्होंने बताया था प्रतिमान यानी जो लेटेंसी। तो एजिल मॉडल इन्होंने दिया था और बताया था कि जो सामाजिक व्यवस्था है इसकी 4 प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताएं होती हैं और ये सभी को पूरी करनी होती है, तभी समाज में सामाजिक व्यवस्था बनी रह सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जनजातियों की जनसंख्या की दृष्टि में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो जनजातियों की जनसंख्या की दृष्टि में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आसाम, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। तो देखिए संख्या के आधार पे पूछा है तो मध्य प्रदेश होगा, और अगर पूछा होता परसेंटेज पे तो दूसरा होगा, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि जनजातियों की जनसंख्या की दृष्टि में तो मध्य प्रदेश होगा पहले स्थान पे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रारंभ में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण किया गया था 10 वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए, 30 वर्षों के लिए, 40 वर्षों के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 वर्षों के लिए। तो देखिए जो आरक्षण था अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए यानी SC ST के लिए, ये सबसे पहले मतलब कहा गया था कि 10 वर्षों के लिए होगा, ताकि जो पिछड़े लोग हैं, मतलब जो अनुसूचित जातियाँ जनजातियाँ जो भी ये आर्थिक सामाजिक सभी रूप से जो भी पिछड़े हैं, तो ये समाज में के बराबर में आ जाएंगे, यानी जो लोग आगे हैं उनके बराबर में आ जाएंगे। तो इसीलिए इनको सबसे पहले 10 वर्ष के लिए इनको आरक्षण प्रदान किया गया था। लेकिन ये तब से चला आ रहा है और ये मुझे नहीं लगता है कि अभी कभी ख़त्म होगा, ये चलता ही रहेगा, मतलब लाइफ टाइम के लिए हो गया है। देखिए SC ST को लोकसभा और राज्यसभा में भी आरक्षण दिया हुआ है, मतलब जो सीटें हुए हैं उसमें से इनको आरक्षण दिया है। तो लोकसभा में इनको मतलब 330 अनुच्छेद 330 और 332 में अंतर्गत इनको लोकसभा और राज्यसभा में सीटों में आरक्षण प्रदान किया गया है SC ST को। और जब 10 वर्षों के लिए किया गया था, तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस डेट से लेकर के 10 वर्ष के लिए इनको जो है आरक्षण प्रदान किया गया था। और उसके बाद क्या हुआ कि जो समय था उसको 10-10 वर्ष के लिए बढ़ाया जाने लगा, और अभी भी वही हाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्वारा काका कालेलकर की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? पिछड़ा वर्ग आयोग यानी जो OBC है, 30 मार्च 1954 को, 29 जनवरी 1953 को, 15 अगस्त 1950 को, 26 जनवरी 1951 को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 29 जनवरी 1953 को। तो राष्ट्रपति द्वारा जो सबसे पहला OBC के लिए आयोग का गठन किया गया था वो था काका कालेलकर की अध्यक्षता में, और ये हुआ था 1953 को। उसके बाद हमारा जो दूसरा आयोग आया था पिछड़े वर्ग के लिए, वो था कौन सा? तो दूसरा था BP मंडल। तो दूसरे जो आयोग का गठन हुआ था वो हुआ था BP मंडल की अध्यक्षता में। तो देखिए काका कालेलकर की अध्यक्षता में जब ये पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था तो इसमें क्या चीज़ें थी? तो ये जो था अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा की गई थी, यानी इस आयोग का गठन अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा की गई थी, और इसके अध्यक्ष थे काका कालेलकर। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत की थी 1955 में, और इन्होंने उसमें जो कुछ पॉइंट बताए थे कि मतलब किस आधार पे पिछड़े वर्गों को इन्होंने पहचान की थी। तो इन्होंने बताया था कि मतलब कोई जाति है हिंदू समाज में, उसकी जो जाति है वो उसका नीचे स्थान है, मतलब वो निम्न स्थान उसको प्राप्त है। और दूसरा इन्होंने बताया था कि शैक्षिक उत्थान की कमी, यानी मतलब वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पीछे हैं। और तीसरा उन्होंने बताया था कि सरकारी सेवाओं में भी बहुत ज़्यादा उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, मतलब सरकारी सेवाओं में भी बहुत कम लोग हैं। और चौथा उन्होंने बताया था कि व्यापार, वाणिज्य और उद्योग में मतलब इस क्षेत्र में भी पीछे हैं। तो इसीलिए सारे के सारे ये पॉइंट उन्होंने रखा था काका कालेलकर आयोग जो था, और इस आधार पर उन्होंने बताया था कि
जिन जातियों के पास, मतलब ये चारों पॉइंट जिनसे संबंधित है, जिनके पास ऐसा कुछ नहीं है या फिर वो इस तरीके से पिछड़े हुए हैं, तो उनको पिछड़े वर्ग की सूची में रखा जाएगा। और जब बीपी मंडल का आयोग बना तो उसमें इन सारी चीज़ों को हटा करके उसमें केवल सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक की राजनीतिक आधार पे, मतलब 3 आधार पे इन्होंने सिर्फ रखा कि हाँ, इन आधारों पे जो जाति पिछड़ी हुई है उसे ही पिछड़े वर्ग में रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समन्वित जनजाति विकास योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? 1975 में, 1980, 1983, 1987। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1980 में। तो समन्वित जनजाति विकास जो योजना थी ये 1980 में आई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने जनजाति आत्मसातकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए जनजाति जाति सातत्य मॉडल प्रतिपादित किया? एम.एन. श्रीनिवास, सुरजीत सिन्हा, एस.सी. दुबे, डी.एन. मजूमदार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुरजीत सिन्हा। तो जनजाति जाति सातत्य मॉडल किसने दिया था? सुरजीत सिन्हा ने दिया था। इन्होंने, देखिए, सुरजीत सिन्हा ने जनजाति आत्मसातकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए जनजाति जाति सातत्य मॉडल का सिद्धांत दिया हुआ था। इनके अनुसार जनजाति तथा जाति के बीच में कोई सीमा रेखा नहीं होती है और ना ही ये 2 ध्रुव हैं, बल्कि दोनों के बीच में कुछ समानताएं भी पाई जाती हैं। यानी इन्होंने जनजातियों में और जातियों में कहा कि इनमें जो है ज़्यादा अंतर नहीं है और इन दोनों में समानताएं पाई जाती हैं। अर्थात जो जनजाति तथा जाति बिल्कुल अलग अलग ना हो करके उनमें क्या कहते हैं, सातत्यता पाई जाती है। यानी मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे में समानता है दोनों में, जनजातियों में और जातियों में। तो इसी आधार पर इन्होंने जनजाति जाति सातत्य मॉडल प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, सूचियों को मिलाना है। ए है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कौन से भाग से संबंधित हैं ये सारे के सारे। अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र, वित्तीय प्राविधान, कुछ वर्गों के लिए विशिष्ट प्राविधान। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये कौन से भाग से संबंधित है? तो ये भाग 4 से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 2। फिर जो अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र है ये संबंधित है, इसका हो जाएगा 1। फिर वित्तीय प्रावधान जो है ये संबंधित है भाग 3 से 12 से, इसका हो जाएगा 3। और कुछ वर्गों के लिए विशिष्ट प्रावधान ये संबंधित है हमारा 4, इसका ये हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी सूची वाला है, सूची के साथ सुमेलित करना है। अनुच्छेद दिया हुआ है और मिलाना है कि कौन सा उन्मूलन कब हुआ था। तो देखिए, अनुच्छेद 15 जो है, अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 330 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 330 संबंधित है लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के स्थान का आरक्षण। अनुच्छेद 46 संबंधित है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा एवं आर्थिक हित का उन्नयन। अनुच्छेद 17 हमारा है संबंधित अस्पृश्यता उन्मूलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अधिनियमों में से कौन हिंदू विवाह की विच्छेद की अनुमति नहीं देता है? मतलब हिंदू विवाह में जो होता है विच्छेद, तलाक होता है, उसकी अनुमति नहीं देता है। विशेष विवाह अधिनियम 1954, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, बाल विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। क्वेश्चन है विवाह विच्छेद की अनुमति देता है, तो हिंदू विवाह अधिनियम जो 1955 है ये हिंदू विवाह में विवाह विच्छेद की अनुमति देता है कि आप तलाक मतलब ले सकते हैं। और ये जो हिंदू विवाह अधिनियम है 1955 ये जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में लागू है और इसके अंतर्गत बौद्ध, सिख एवं जैन भी आते हैं।
और इसमें हिंदू विवाह के प्रचलित विभिन्न विधियों को भी मान्यता दी गई है तथा जातियों को विवाह विच्छेद के अधिकार दिए गए हैं। इन्होंने विवाह विच्छेद के जो आधार बताए हैं वो है व्यभिचार, धर्म परिवर्तन, असाध्य कुष्ठ रोग, संन्यास, 7 वर्ष से लापता या जीवित ना हो व्यक्ति, न्यायिक पृथक्करण के 1 वर्ष या उसके बाद तक पुनः सहवास न हो, पुनः स्थापना की डिक्री हो जाने के 2 वर्ष तक अमल न किया गया हो, पति बलात्कार, गुदा मैथुन अथवा पशुगमन का दोषी हो। तो ये सारे के सारे आधार हैं हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक विच्छेद करने के लिए 1955 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का अब नया नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम है। यह नए नाम का अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया है? यानी जो अस्पृश्यता अधिनियम था 1955 उसको अब चेंज करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया है। तो जो ये अधिनियम था ये किस वर्ष से लागू किया गया है? 1961, 1970, 1976, 1982। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1976। तो देखिए जो अस्पृश्यता अधिनियम था 1955 इसको 1976 में संशोधित करके इसका नया नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। और जो ये विधेयक है इसको और कड़ा बनाने के लिए 1989 में अनुसूचित जाति पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भी बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रपति सार्वजनिक घोषणा के द्वारा जनजातियों या जनजातियों लिखा है, आई थिंक जनजातियों या जातियों होगा, समुदायों या उसके भागों या समूहों को जनजाति घोषित कर सकता है। यानी राष्ट्रपति जो है ये सार्वजनिक घोषणा द्वारा कौन सी जातियों को जनजाति जाति घोषित कर सकता है? अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 342। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 342। तो देखिए अनुच्छेद 342 के अनुसार मतलब राष्ट्रपति किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों से संबंधित नहीं है? अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 343। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 343। तो देखिए ये सारे के सारे 342, 344, 332 ये संबंधित है अनुसूचित जातियों और जनजातियों से, लेकिन अनुच्छेद जो 343 है ये इससे संबंधित नहीं है। 343 किससे संबंधित है ये तो मुझे अभी नहीं याद है, लेकिन बाकी जो 342 है ये राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। मतलब वो घोषित कर सकते हैं कि कौन सी जनजाति मतलब कौन सी जातियों को जनजाति घोषित किया जा सकता है। और हमारा जो अनुच्छेद ये 344 नहीं होगा, यहाँ पे 244 होगा। अनुच्छेद 244 जो है ये अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। और अनुच्छेद 332 जो है ये राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान जो आरक्षित किया गया है उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत में पिछड़े वर्ग आयोग के प्रथम चेयरमैन कौन थे? यानी ओबीसी, बीपी मंडल, काका कालेलकर, बीआर अम्बेडकर, एमके गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काका कालेलकर। अभी हमने इसके बारे में बात किया था। तो देखिए अन्य पिछड़े वर्गों की सिफारिश के लिए सबसे पहले 29 जनवरी 1953 को काका कालेलकर की अध्यक्षता में राष्ट्रपति ने प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी। और इसमें जानते हैं इसमें कितनी जातियाँ शामिल थी? तो इसमें 2399 जातियों की सूची जो है वो तैयार की गई थी और इनको सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए मतलब सुझाव दिया गया था कि इनका सामाजिक और आर्थिक रूप से इनका विकास किया जाए। और जो दूसरा आयोग आया था वो था बीपी मंडल जो कि आया था 1969 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़े वर्ग का प्रयोग किया गया है? 15(4), 16(4), 17(4), 23(4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 16(4). तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) में पिछड़े वर्गों का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए सहायता प्रदान करने की चर्चा करता है? 275, 244 ए, 334, 164 1। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 275।
तो देखिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए सहायता प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 275 है। अनुच्छेद 275(1) में यह उपबंध किया गया है कि संसद उन राज्यों को विशेष अनुदान प्रदान करेगा जो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए या अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन स्तर को उन्नति के लिए भारत सरकार के अनुमोदन से हाथ में ली गई हैं और योजनाओं का कार्यान्वित कर रहे हैं। तो इस प्रयोजन के लिए असम राज्य को विशेष अनुदान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक मूल संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 से है? अस्पृश्यता उन्मूलन, पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व, अनुसूचित जातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण, अनुसूचित जातियों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अस्पृश्यता उन्मूलन। तो देखिए अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और किसी भी रूप में मतलब इसका प्रयोग जो है वो निषिद्ध किया जाता है। और अस्पृश्यता से उपजी मतलब कोई भी नियोग्यता, यानी कोई भी अगर ऐसा व्यवहार देखा जाता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। यानी अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि आप किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति के साथ मतलब जाति, धर्म, किसी भी आधार पे उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यानी अस्पृश्यता था उसको लोग अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन यानी जो छुआछूत का SC ST के लिए था, तो जो छुआछूत के आधार पर उनके साथ व्यवहार किया जाता था उसका अंत किया गया, यानी अस्पृश्यता उन्मूलन का। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को कौन सिद्धांत निर्देशित करता है? पंचवर्षीय योजनाओं को कौन सिद्धांत निर्देशित करता है? समाज कल्याण, सामाजिक न्याय, आर्थिक संपन्नता, न्याय के साथ वृद्धि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्याय के साथ वृद्धि। तो इसमें पूछा है भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं को कौन सिद्धांत निर्देशित करता है? तो न्याय के साथ वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखिए, तो आई थिंक 30 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। तो आज के हमारे 30 क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना स्कोर आप ज़रूर शेयर करिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।